नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 25 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% रियल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत के तरफ से ध्वजवाहक के रूप में जो है कौन काम किए थे, या ध्वजवाहक कौन बने थे, है ना। तो एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा जी रहे थे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है ना, गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के अंदर एकमात्र गोल्ड जो है भारत को जीत के दिया। कितने मीटर भाला फेंके थे? 87.58 मीटर। इसका मीटर जरूर ध्यान रखेंगे, सीएचएसएल के एग्जाम में इसके मीटर से क्वेश्चन आ गए थे। इनके अलावा नीरज चोपड़ा अभी जो कारनामा किया है, डायमंड लीग 2023 भी जीता है, डायमंड लीग 2022 भी जीते थे, है ना। इनके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ध्वजवाहक कौन रहे थे? अगला बारी इसकी है, तो पीवी सिंधु रहे थे आपके स्टार्टिंग समारोह में, स्टार्टिंग सेरेमनी में। और आपका जो समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे ये आपका निखत जरीन और शरद कमल रहे थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जिनमें से शरद कमल कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर सर्वाधिक पदक भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से जीते, 4 पदक, जिसमें 3 गोल्ड और 1 रजत जीते, है ना। और इसी कारण इसे 2022 वाला जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है एक लौता खिलाड़ी शरद कमल को दिया गया है जो टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो शरद कमल के बारे में इतनी थोड़ी लंबी चौड़ी जानकारी रखेंगे। 2018 का एशियाई गेम कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। एशियन गेम भारत में सबसे पहले कब हुई थी? तो स्टार्टिंग सेरेमनी था, समझ लीजिए इस गेम का शुरुआती एडिशन था, यहीं से जो है स्टार्ट होती है 1951 दिल्ली से। भारत में दोबारा एशियाई खेल 1982 में कराया गया था। 2010 में जो है आपका राष्ट्रमंडल खेल कराए गए थे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है भारत के लिहाज से और खेल के लिहाज से। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलखंड को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले ये यूनेस्को संरक्षण प्रदान करते हैं किसी भी साइट, किसी भी चीज को अपने अंडर लेके। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसके कहाँ पे है? इसके मुख्यालय पेरिस के अंदर है। ठीक है, यूनेस्को में बात करेंगे भारत के सबसे मतलब टोटल कितने साइट हैं? अभी तक तो 40 साइट हैं। अगर आपको इसमें बात करना है कि सबसे अधिक साइट किस देश के हैं यूनेस्को में, तो आपको बताना है जी इटली का साइट सबसे अधिक है। ठीक है, इसी प्रकार से एक रामसर साइट है जो यूनेस्को के जैसा ही है, लेकिन वो सिर्फ जो है आर्द्र भूमि का जो है रक्षा करता है ना, रामसर साइट। तो रामसर साइट जो है इसमें भारत के कितने साइट हैं अभी? तो 75 साइट है। और सबसे अधिक रामसर साइट जो है किस देश के हैं भाई? तो आपको बताना है जी इंग्लैंड के, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखना है, रामसर में सबसे ज्यादा इंग्लैंड और आपका जो यूनेस्को में सबसे ज्यादा इटली। भारत में जो है यूनेस्को का 40 और रामसर का 75। रामसर क्या होता है? आर्द्र भूमि वाला होता है, वेटलैंड होता है। और ये जो यूनेस्को है ये क्या होता है? इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई जगह, कोई मंदिर, कोई शहर, कोई स्टेशन, कुछ भी आ सकता है, राइट। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा गया कि किस रेल खंडों को हेरिटेज में शामिल किया गया है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको भी शामिल किया गया है। कालका शिमला रेलवे, ये भी किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, ये भी किए गए हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तो ये भी हो सकता है। तो इन चारों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन में दिए गए रहेंगे। इनके अलावा यूनेस्को की स्थापना बताई दी 45 के अंदर, मुख्यालय पेरिस के अंदर। वर्तमान में जो इनके चीफ है ना, आंद्रे अजोलो है, बहुत दिन से हैं। इनके अलावा यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का अंतिम साइट कौन सा था? तो धौलावीरा के क्रमांक आपको एसएससी जीडी में पूछ दिया था कि भाई धौलावीरा की क्रमांक क्या है जो यूनेस्को में साइट हो गया, मतलब शामिल हो गया। क्योंकि इसके साथ 2 चीज शामिल हुए थे, एक तो रामप्पा मंदिर शामिल हुए थे और एक आपका जो है धौलावीरा शामिल हुए थे। मैंने इसमें उदाहरण भी आपको दिया है समझने के लिए, क्या कि मान लीजिए 2 जुड़वा भाई पैदा हुए साथ में, तो कोई तो होगा जो पहले पैदा हुआ होगा और कोई दूसरे मतलब थोड़ी देर के बाद पैदा हुआ होगा। तो जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा भाई है भाई, सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार ये दोनों तो गए एक ही साल में, लेकिन इसमें रामप्पा मंदिर को 39वें स्थान पे रखा गया
और धौलावीरा को 40वें स्थान पे रखा गया। ठीक है, ये रमप्पा मंदिर जो है ये आपका तेलंगाना में है और ये 40वां जो आपका धौलावीरा साइट है ये हड़प्पा कालीन साइट है, जो अपने प्रकार के प्रथम साइट है जो यूनेस्को में गया है। बाद बाकी यूनेस्को की शॉर्ट जानकारी चाहिए एकदम काम के अंदर, एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत कम समय में, तो 15 मिनट में मैंने पूरा यूनेस्को को फरियाया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था, लेकिन आप चैनल पेज पे जाओगे तो जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा हर्षवर्धन के शासन अवधि क्या थी? भैया हर्षवर्धन की शासन अवधि 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। अच्छा, यूनेस्को से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को में सबसे पहले भारतीय साइट कब शामिल हुई, तो 1983 बताना है। वहां पे 4 साइट को शामिल किया गया था, जिसमें ताजमहल, आगरा का किला, इस प्रकार से शामिल किए गए थे, है ना। इनके अलावा गुफा शामिल किए थे, राइट। इनके अलावा हर्षवर्धन के काल में हेनसांग भारत आए थे, हेनसांग चाइनीज थे, है ना, चाइनीज, है ना। इनके अलावा जो आपका हर्षवर्धन, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों के तीनों किताब कौन लिखे हैं जी? तो हर्षवर्धन महाराज खुदे लिखे हैं। हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? बाणभट्ट। ये बाणभट्ट कौन सी किताब लिखते हैं? एक तो हर्ष चरित्र लिखते हैं और एक आपका कादम्बरी लिखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी बहुत ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चूंकि ये जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश, है ना, ये जो हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे तो राज्यवर्धन जो इनके भाई थे इनके बाद गद्दी पे बैठे थे, तो इन्हें वर्धन वंश भी कहते हैं, है ना। तो इसकी राजधानी जो है कॉमन थानेश्वर था, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को वहां से स्थानांतरित करके कन्नौज ले गया था। इसीलिए आपसे पूछता है कि हर्षवर्धन की सेकेंडरी राजधानी कहाँ थी, यानी सेकेंड वाला, तो आपका आंसर कन्नौज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर नहीं थी, प्रारंभिक थी। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? जब ये बनी थी ना, तभी मैं आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जब धूम मचाएगा, बहुत मचाएगा, और मेरे को जहां तक याद है कि भाई 1 महीने के अंदर ये तीसरी बार रिपीट हो रही है एग्जाम में, है ना। एमटीएस में भी आया था ये। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। पीटी उषा का मैं पूरा नाम भी आपको बताया हूं और ये भी बताऊं कि कहां से सीखा था मैं, है ना। इसका पूरा नाम है पिलवाल कंडी टेका परविल उषा। पिलवाल कंडी टेका परविल उषा इनका पूरा नाम है ना। जैसे अब्दुल कलाम आजाद साहब का इतना बड़ा नाम है, वही इनका भी नाम है भाई। ये भी साउथ के ही हैं और ये मैं 5वीं क्लास में हिंदी के अंदर जो है खेल जगत की उड़न परी करके एक शीर्षक से जो है हमें हिंदी की किताब में पढ़ाया गया है, खेल जगत की उड़न परी, है ना, खेल जगत की उड़न परी, इस प्रकार से। तो वहीं से इनका पूरा नाम गुरुजी डंडा के मार पे याद करवाए थे, है ना। तो ये पीटी उषा है। पीटी उषा खेल जगत की उड़न परी कहलाती है, गोल्डन गर्ल कहलाती है और पयोल्ली एक्सप्रेस कहलाती है। यहीं पे आपने ढींग एक्सप्रेस याद रख लेना है, जो आपका हिमा दास को कहते हैं, और रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं भाई? शोएब अख्तर को। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में किया गया था। यह पहला ही मौका है जब इस संघ के कोई मतलब महिला एथलीट जो है आपके अध्यक्ष के रूप में नामित है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, कार्यरत है, माफ कीजिएगा। इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका जो है दोराबजी टाटा ने निभाया था। दोराबजी टाटा, देखिए एक जमशेद जी टाटा से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जमशेद जी टाटा जो थे ना, ये आपका टिस्को की स्थापना करे थे। टिस्को कब करे थे भाई? 1907 ईस्वी के अंदर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक की बैठक हाल ही में कहाँ पे संपन्न कराया गया? तो मुंबई के, है ना, मुंबई में संपन्न कराया गया। नीता अंबानी इनमें जो है चीफ गेस्ट के तौर पे सिलेक्ट हुई थी। इनके अलावा ओलंपिक खेल में भारत के जो भाग ले रहे हैं ये 1900 ईस्वी से भाग ले रहे हैं। वैसे ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ था? 1896 से हुआ था। कहाँ से? ग्रीक एथेंस से हुआ था। यहाँ पे जो 1900 में भारत भाग लिया था, तो ऐसे पूरे दल के रूप में भाग नहीं लिए थे, एक नॉर्मन प्रिजार्ड नामक जो है आपका आदिवासी भाग लिया था यहाँ पे। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी दून घाटी कौन सी है? इस प्रकार से प्रश्न आए हैं। दून घाटी, भैया भारत की सबसे बड़ी दून देहरादून है, जो अपने आप में उत्तराखंड की राजधानी भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब दून किसे कहते हैं? तो जो छोटी हिमालय और शिवालिक, शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे नवीन भाग है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे आउटर मोस्ट भाग है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो छोटी हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत आपको जो घाटी पर जाती है, इसे दून घाटी कहते हैं, जैसे हिमालय है ना, या माफ कीजिएगा देहरादून है। इनके अलावा उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा जो है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाती है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाती है, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदा देवी है। आपसे सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया कि सर्वोच्च दूसरी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड का, तो कामेत है, ये भी आपका कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आ जाती है। मकर संक्रांति के समय माघ साजी
नाम से त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी माह में 14 या 15 तारीख को सेलिब्रेट किए जाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, नववर्ष और मकर संक्रांति को एग्जामिनर ने भूला है, आपको नहीं भूलना है जी। लाई खाते हो ना मकर संक्रांति पे, तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति कहा जाता है। असम में बिहू कहा जाता है। असम में बिहू कहा जाता है। बिहू 3 बार होता है, नववर्ष भी बिहू है, मकर संक्रांति भी बिहू है और अक्टूबर में बिहू होता है। गुजरात में उत्तरायण, केरल में मकर विलक्कू, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी इत्यादि के नाम से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये तो दादा हो गई मकर संक्रांति की कहानी। नीचे जो आपको इमेज दिख रहा है ये नववर्ष की कहानी है। तो चलिए नववर्ष देख लेते हैं। नववर्ष में किस राज्य में कौन से नाम से इसे पुकारते हैं? देखिए नववर्ष जो है किस महीने में होंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि नववर्ष होली के बाद होती है। जनरली अप्रैल महीने में होती है आपका नववर्ष का त्योहार। और ये जो मकर संक्रांति है इनका भी फिक्स है, तो ये जनवरी महीने में होती है। जो आपका क्रिसमस डे है वो फिक्स है, 25 दिसंबर को होती है। एक हमारे गांव में विश्वकर्मा पूजा होती है, हमारे इधर होती है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा को सभी जानते हैं, जो भी मैकेनिकल चीज होते हैं इनके देवता हैं। तो इनके 17 तारीख फिक्स है, हमारे ख्याल से 17 अक्टूबर है वो दिन। उस दिन विश्वकर्मा पूजा फिक्स होंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि नववर्ष के रूप में किस राज्य में कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसे नवरे, है ना, बैसाखी कहते हैं पंजाब हरियाणा के अंदर, पोहिला बोसाख ये कहते हैं बंगाल के अंदर, बिहू कहते हैं भाई असम के अंदर, चिरवा कहते हैं जी मणिपुर के अंदर, है ना। इनके अलावा गुड़ी पाड़वा आपका महाराष्ट्र के अंदर, उगादी जो है आपका कर्नाटक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर, विशु जो है केरला के अंदर, पोतांदू जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर। तो ये सब जो है नववर्ष वाला त्योहार है। बिहार के एक रीजन है मिथिला, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे शीतल कहा जाता है इसे। देखिए शीतल, जुड़ शीतल कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसे आप मैप को पढ़ेंगे, ये देखिए ये वाली जो पोर्शन है ना, ये जो नेपाल है जी, ये जी जो है ना नेपाल है, तो नेपाल के जस्ट सटी हुए बिहार। तो ये वाली पोर्शन जो है शीतल वाली, ये बिहार को दिखा रहा है जी, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु केलू चरण महापात्रा किस नृत्य से प्रथम नर्तक है? फिर से रिपीट करता हूँ, आई रिपीट कि भैया जब आपने सरनेम देखा तो आपको जो है अधिकांश नृत्य तक मैं पहुंचा दूंगा, क्लासिकल डांस तक। कैसे भाई? तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई महापात्रा सरनेम देखना, तो आप चला जाना कहाँ पे, ओडिसी के अंदर चला जाना। इसके अलावा मैंने कहा भाई महाराज सरनेम देखना, तो आप चल जाना भाई कथक के अंदर, कथक के अंदर। इसके अलावा मैंने कहा भाई सिंह सरनेम देखना या झावेरी बहन देखना, तो कहाँ चला जाना, तो मणिपुर चला जाना, मणिपुर चला जाना। इसके अलावा मैंने आपको एक बार बताया था रेड्डी सरनेम देखना, तो आपको कहाँ जाना है, कुचिपुड़ी के अंदर जाना है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो ये सरनेम भी आपके काफी काम आ जाते हैं। उस दिन जैसे गद्दाम पद्मजा रेड्डी पूछा गया था, पद्मजा रेड्डी पूछा गया था, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, 18 तारीख 3rd शिफ्ट, राइट, है ना। तो भाई ये जो है आपके कैसे पकड़ेंगे इसे, तो मैंने रेड्डी बताया और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ कहाँ पे, कुचिपुड़ी के पास, है ना। तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ये गुरु थे केलू चरण महापात्र, नाम से भी स्पष्ट है। इनके अलावा बेम्पति चन्ना स्वामी पूछा गया, जो मैं पहले बता रखा हूँ, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अन्य कलाकार जैसे सुजाता महापात्रा, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पन्नेगरी, इंद्रानी रहमान, ये सभी के सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे या कौन थे या किसने किए थे, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे, सब दिन बताते आए हैं। भाई स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जिसे आजकल हम मॉडिफिकेशन वाला नाम पंचायत राज कहते हैं, पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, दिस इज स्थानीय स्वशासन। इसके अलावा राज हड़प नीति के जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। लेकिन वो उस समय जो है हमारा फायदा देख के स्थानीय स्वशासन नहीं किए थे, वो अपना फायदा देख के किए थे। भारतीय रेल के जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में जो है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, 16 अक्टूबर 1905 को। इसकी डेट याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था, तो आपको बताना है 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो सारे के सारे ऑप्शन में जो है ईस्वी के रूप में 1905 होगा और डेट और महीना चेंज होगा, तो आपको याद रहेगा तब ना बनाइएगा। इसके अलावा बंगाल विभाजन निरस्तीकरण कब होती है, हार्डिंग के समय। कब होती है, हार्डिंग कौन है भाई, वायसराय थे, ये भी 1911 में, ठीक है। इनके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय कब हुआ था,
1919 के अंदर, ठीक है। इनके अलावा इनके बाद जो एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना का आपने नाम सुनना है, ये भी 1919 के अंदर ही हुआ था। इसी में जो है आपका मतलब देश के अंदर बाइकैमरल व्यवस्था की गई थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, है ना। और 1909 वाले जो मोर्ले मिंटो है, इसमें सांप्रदायिक चुनाव की बात करी गई थी। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में जो है कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग। इन्हें लॉर्ड ना कहो, खाली कैनिंग चलेगा, खाली कैनिंग ही कही है ना। 1857 का विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग ने किया था। चलिए किताब में है तो कहना पड़ेगा, लेकिन लॉर्ड जैसे तो काम कुछ किया नहीं, है ना। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1857 विद्रोह में, है ना। इसके अलावा यही प्रथम वायसराय बना था इंडिया का, ठीक है। प्रथम वायसराय इन्हें ही कहा जाने लगा। 1857 के बाद जो है काफी सारे चीजों में बदलाव हुई। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो हमारा सत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, ये छीन के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी इंग्लैंड से अब हम शासित होने लगे थे। और जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, ये बदल के अब वायसराय की पोस्ट हो गई थी। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लीटन के समय लगाया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान। अच्छा, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है भाई, इसमें जो है अंग्रेज मतलब स्थानीय भाषा में पत्राचार पे पाबंदी था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो ये हम कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ को। कैसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता बदलती रहती है, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम। ये तीन ऑप्शन जो है हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें से मैग्नीशियम और सोडियम ही प्राप्त हुआ है, लेकिन बोल रहे थे कि ऐसे दो तीन बार बोले तो हमने सल्फर रख लिया है। सल्फर बताइएगा कि था कि नहीं ऑप्शन में। अगर इन तीनों ऑप्शन को मैं ले लूं तो मुझे लग रहा है कि सल्फर होनी चाहिए इसकी, है ना। तो सल्फर जो है इनकी वैलेंसी जो है डिवेट करेगा, तो ये सल्फर राइट आंसर हो जाएगा। बाद में आके मैग्नीशियम सोडियम से ज्यादा इनकी ही डिवेट करेंगे, तो ये समय हो जाएंगे। एक चीज और दो चीज और बताने वाला है इस हिसाब से कि भाई हवा में आते ही लिया जाता है, एक तो सोडियम है और पोटेशियम है। इन दोनों को भी हवा में नहीं रखा जाता, नहीं तो हवा में आते ही जो है दहने लगता है। इनके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत क्या आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट जो है एमटीएस से पहले कौन सा एग्जाम था, हो एमटीएस से पहले कौन सा एग्जाम था, एक के दिन हुआ था, डीआरडीओ। उसके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पे मैंने दोपहर के समय सेकेंड शिफ्ट वाला में जो है आपको बताया था, एक ही वीडियो, दो ही वीडियो बनाया डीआरडीओ में, है ना। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू से संबंधित है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे पूछता है जीएसटी किस प्रकार के टैक्स है, तो इनडायरेक्ट। इनके अलावा वर्तमान में 15वीं जनगणना किस वर्ष की गई थी, अब लो 15वीं जनगणना जो है किस वर्ष की गई, 2011 में की गई। और जो जनगणना होगी 2021 में, ये 16वीं जनगणना होगी, है ना। 2021 में जो होने वाला जनगणना है ना, ये 16वीं जनगणना होने वाला है। इसके अलावा भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था, मेयो के समय में हुआ था। यही मेयो अंडमान में जाके मारे गए थे। लगातार जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पे रिपन के समय से हो रहा है, 1881 से हो रहा है। आजादी के बाद प्रथम जनगणना जो है आपका 1951 में हुआ था। अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, आगामी 2021 में प्रस्तावित है। 2011 में होने वाली जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई थी, है ना। इसके अलावा 15वीं जनगणना जो थी ये आजादी के बाद, 2011 वाला 15वीं थी, और 7वीं थी आजादी के बाद। देखिए 15वीं ओवरऑल था 2011 में, अगर आजादी के बाद आप काउंट करेंगे तो 7वीं, तो उस हिसाब से 2021 में जनगणना होगी, ये आजादी के बाद क्या होगा भैया, तो 8वां होगा। और ओवरऑल कितना होगा, तो 16, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, आधा था, सीधे आधा हो जाएगा। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, डेमोग्राफी कहते हैं या फिर जनांकिकी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 137 का संबंध किससे है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। भाई अनुच्छेद 137 क्या है ना, कि अनुच्छेद 147 है कि 137 है कि भाई अपनी न्याय जो दिया गया है उसे रिव्यू कर सकता है, पुनरावलोकन कह सकते हैं, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 124 जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन की प्रावधान की गई है। और इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय की गठन कब हुई थी, 1950 में हुई थी। और पहला जो चीफ जस्टिस से हीरालाल जेकानिया, अभी जो है आपका डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 129 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय करार देता है। अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं, तो चलते हैं सीधे आगे। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 जो है ये संविधान जो आपका रीट होता है ना, रीट जो होती है वो जारी करते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अब भाई उपचार शब्द जब भी आया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो भाई ये उपचार का मतलब क्या होता है, इलाज कराना। तो इलाज मतलब जब आम आदमी के मौलिक अधिकार में यानी फंडामेंटल राइट में जब किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो ये आदमी, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसे मैं सुप्रीम कोर्ट बना दिया, तो इसकी दरवाजा ये दरवाजा खटखटा सकता है भाई, है ना, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है आर्टिकल 32 के प्रयोग करके, है ना, कोई भी इंसान। मैंने बताया भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर जाओगे तो अंग्रेजी में लेटर लिखना आपको आना चाहिए,
नहीं तो आप अर्जिए नहीं दे पाओगे। आपका अंग्रेजी जो एक्सेप्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये इंग्लिश के अंदर होगा, ऐसा पहले से चलता आ रहा है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 129 129 ये भाई अभिलेख न्यायालय बताता है सर्वोच्च न्यायालय को, है ना। और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कौन बताता है दादा? 215। तो बात ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट किससे रीट जारी करता है? 226 के तहत जारी करता है। एक प्रश्न तमिलनाडु राज्य से कुछ आया है जो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, खाली तमिलनाडु से एक प्रश्न आया, ऐसा लिखा है। एक प्रश्न आपका जो है कोशिका से आया है, कोशिका की खोज आया था, क्या पूछना है, क्योंकि इसमें ईस्वी को बताया बच्चे ने। तो कोशिका का 2 बार खोजा गया, एक तो 1665 में, एक 1674 में। 1665 में डेड को सेल को खोजा गया, 1674 में लाइव को ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आए थे, तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया था, जो लास्ट वाला बताया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देखें।